हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ वीडियोस में मैं आपको सीवीएस फिजियोलॉजी अच्छे से सिखाना चाहता हूँ, जो कि आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी आप समझ पाएंगे। और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी ये काफ़ी सही वीडियोस हैं। आप एक बार चेकआउट कीजिए, आप मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। So let us start with this physiology of CVS, cardiovascular system। अच्छा, इस पूरे चैप्टर को हम 8 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। पहला होगा इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल। बेसिक से पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से, और फिर धीरे धीरे एडवांस करते जाएंगे। सेक्शन 2 में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ कार्डियक इम्पल्स। मैं ज्यादा देर ये रीड आउट ना करते हुए सेक्शन 1 से स्टार्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स है, बट वी आर कवरिंग एवरी मेजर पॉइंट की। कार्डियक साइकिल है, ईसीजी है, कार्डियक आउटपुट है, सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर एंड द सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स, मिसलेनियस टॉपिक्स भी इसमें कवर अप हो जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन 1 हियर। तो सेक्शन 1 में हम इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल देखते हैं। हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम क्या सीखना चाहते हैं इससे। टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का जो फंक्शन है, बेसिकली हार्ट का फंक्शन क्या है? ब्लड को पंप करना और पूरे बॉडी तक पहुंचाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बेसिकली यही काम होता है हार्ट का, राइट? तो क्या कौन से प्रिंसिपल्स हैं, किसके बेसिस पे ये हार्ट एक्चुअली कर पा रहा है, वो सब हम इसमें थोड़ा-सा स्टडी करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम वो पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़कर आए हैं थोड़े-से नीट से। उस लेवल की कुछ यहाँ पे बातें हैं, दैट इज़ ह्यूमन हार्ट हैज़ 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो इसमें कोई सो वी नो अबाउट इट। 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स रहते हैं। एंड एट्रिया आर द प्राइमर पंप्स में। प्राइमर पंप्स का मतलब है कि प्राइमरली जो पंप्स यहाँ पर है वो एट्रिया है, क्योंकि अगर एट्रिया पंप करेगा नहीं ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स, तो वेंट्रिकल्स में ब्लड कैसे जाएगा? वी नो, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो देयर इज अ प्रेशर की, जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट में, थोड़ा सा अमाउंट में एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड चले जाता है, बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में अभी भी ब्लड रहता है। विल स्टडी इन दिस अबाउट द कार्डियक साइकिल में, हम ये स्टडी करेंगे डिटेल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड कंप्लीटली कब जाता है? जब एट्रिया पंप्स करते हैं। सो दीस आर द प्राइमर पंप्स पंपिंग ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स। ओके, तो एट्रिया क्या कर रहा है? एट्रिया बेसिकली पंप कर रहा है ब्लड को वेंट्रिकल्स में। व्हेन इट इज सेड दैट हार्ट पंप्स आउट ब्लड, इट इज सेड दैट वेंट्रिकल परफॉर्म दिस फंक्शंस। तो जब हम कहते हैं कि हार्ट ब्लड को पंप करता है, हम जनरली ये कहते हैं ना कि हार्ट का काम है कि ब्लड को पंप करना, तो वो मेनली कौन कर रहा होता है? वेंट्रिकल्स कर रहे होते हैं। तभी तो हार्ट बेसिकली सारे जो ब्लड है वो पूरे टिश्यूज तक और लंग्स तक पहुंचता है। लेकिन एट्रिया का एक सिग्निफिकेंट साइलेंट रोल होता है इसमें। ओके, लेकिन मेजर क्रेडिट सारा वेंट्रिकल्स को ही मिल जाता है। तो हार्ट इज सेड टू हैव टू साइड्स। राइट साइड वी नो अबाउट दिस कि राइट साइड रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या वीनस ब्लड, जो पूरे बॉडी से आता है। अगर मैं कुछ नाम बताऊं, लाइक वीना केवा, सुपीरियर इंफीरियर वीना केवा से राइट साइड में ब्लड यहाँ पे आता है, राइट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट एट्रियम में। एंड फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में वो ब्लड जाता है, एंड फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, जहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पे आता है? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, दैट इज द लेफ्ट एट्रियम। फिर लेफ्ट एट्रियम जब ब्लड पंप करता है, देन इट गोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है इनटू एओर्टा, एंड एओर्टा से पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फ्रॉम फंक्शनल स्टैंड पॉइंट हार्ट हैज फॉलोइंग सब सिस्टम्स। अगर हम फंक्शनली बात करें, तो अगर हम हार्ट को फंक्शनल बेसिस पे समझना चाहते हैं, तो हार्ट के 5 सब सिस्टम्स को आपको समझना होगा। द नंबर 1 वी हैव द कंडक्टिंग सिस्टम और स्पेशलाइज्ड जंक्शनल टिश्यूज ऑफ द हार्ट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ सीक्वेंशियल इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ हार्ट। Heart continues to beat rhythmically forever due to impulse generation and transmission by conducting system. तो बेसिकली कंडक्टिंग सिस्टम का मतलब क्या है? कंडक्टिंग सिस्टम मतलब क्या? एक ऐसा सिस्टम जो कंडक्शन करवाएगा, किसका? हार्ट मसल सेल्स का।
तो ऐसे कुछ सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स का एक नेटवर्क होता है हार्ट में। ओके, स्पेशलाइज्ड सेल्स का एक नेटवर्क होता है हार्ट में, जो कंडक्शन करवाता है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन करवाता है हार्ट मसल सेल्स का। वी नो दैट कि हार्ट खुद से ही बेसिकली कंट्रैक्ट करता है। कोई नर्व का इम्पल्स नहीं चाहिए हार्ट को एक्साइट होने के लिए। वो खुद ही अपने आप को एक्साइट करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल एक्साइट होने के लिए और इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन स्प्रेड होने के लिए ऑल ओवर द हार्ट, who is responsible? Conducting system is responsible for it. Okay. तो बेसिकली हम कहते हैं ना कि हार्ट हमेशा ऑब्वियसली बीट करता रहता है रिदमिकली फॉरएवर, क्योंकि वो इम्पल्स जनरेट कर रहा है खुद से और ट्रांसमिशन भी कर रहा है। सो मेन 2 पॉइंट्स है इसमें, इम्पल्स जनरेशन खुद से एंड इम्पल्स ट्रांसमिशन बाय द कंडक्टिव सिस्टम। तो कंडक्टिव सिस्टम बेसिकली 2 काम करता है, इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। ओके। So further we continue. The second is myocardium. Myocardium is basically हार्ट के जो मसल्स हैं उसे हम मायोकार्डियम कहते हैं। हार्ट के मसल सेल्स हमें पता है इनवॉलेंट्री होते हैं एंड दिस आर डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल एंड स्मूथ मसल सेल्स। ये मसल सेल्स स्ट्राइटेड होते हैं, ये वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होते। मायोकार्डियम इज कंपोज ऑफ सेपरेटेड कार्डिक मसल सेल्स दैट आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। तो एक हार्ट का मसल सेल है और ये दूसरा हार्ट का मसल सेल है एंड ये दोनों कनेक्टेड है बाय गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस का बेसिकली ये क्या करता है, गैप जंक्शंस अलाउ करता है फ्री पैसेज ऑफ आयंस फ्रॉम वन सेल टू अनदर। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल मैं इसे नंबर 1 कर रहा हूँ, इसे नंबर 2 कर रहा हूँ हार्ट मसल सेल्स को। अगर इसमें इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन आया हार्ट 1 बेसिकली सेल 1 में, तो गैप जंक्शंस के थ्रू आयंस का ट्रांसमिशन होगा एंड बेसिकली वो एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा बाय द हेल्प ऑफ गैप जंक्शंस। तो ये भी एक्साइट हो जाएगा और ये एक्साइट होगा तो इसके साथ और भी सेल्स होंगे, वो एक्साइट होंगे, इसके साथ और भी सेल्स होंगे। इस तरीके से पूरा हार्ट एक्साइट हो जाता है और तब जाके पंप बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट मसल सेल्स। ओके। दीज कनेक्शंस आर लो रेसिस्टेंस पाथवेज, क्योंकि कोई रेसिस्टेंस नहीं है, गैप जंक्शंस है, क्लियरली दो सेल्स के बीच में कनेक्शन है। तो कोई एक एज रेसिस्टेंस नहीं फेस करना पड़ता, लाइक कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बीच में कुछ ऐसी लाइक काइंड ऑफ रेसिस्टेंस नहीं है। Okay, so this arrangement is called syncytium. A mass of basically syncytium, we know, mass of cytoplasm with numerous nuclei. There is a free passage of ions from one cell to the next. Excitation spread very quickly into the whole. जैसे कि मैंने बताया इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू, इस तरीके से जो एक्साइटेशन है वो पूरे मायोकार्डियम में, पूरे हार्ट मसल सेल्स में स्प्रेड हो जाता है। और जब एक बार एक्साइट हो जाता है एक बेसिकली एवरी पार्ट ऑफ इट, ऑल फाइबर्स ऑफ चेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर। बेसिकली ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर हार्ट का एरिया है कुछ, अगर मैं एक रफ फिगर हार्ट का बनाना चाहूँ, सो इट वुड बी लाइक दिस। अगर ये वाला एरिया अगर हार्ट का एक्साइट हो जाता है, जब ये हो रहा है इलेक्ट्रिकल बेसिकली इम्पल्स स्प्रेडिंग हो रही है, जब अगर ये वाला पार्ट एक्साइट हो जाता है, तो ये तुरंत से नहीं करता कॉन्ट्रैक्शन। पूरा हार्ट मसल सेल्स बेसिकली 2 एट्रिया जब साथ बेसिकली पूरा जो राइट एंड लेफ्ट एट्रिया है, ये दोनों जब पूरी तरीके से एक्साइट हो जाते हैं, तब जाके इन दोनों का एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड दिस वी कॉल्ड एज सिंसेशिया। बेसिकली हार्ट फंक्शन एज 2 सिंसेशिया। 2 एट्रिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 2 वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके। सो हार्ट में 2 सिंसेशिया है, इफ समबडी आस्क, एक एट्रिया एंड एक वेंट्रिकल्स। ओके। Also, another unique feature is the presence of intercalated disc. तो intercalated disc प्रेजेंट होता है इसमें, जो एक थेथरिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। थेथरिंग इफेक्ट बेसिकली मायोकार्डियल बेसिकली अगर फाइबर्स है कुछ, या हार्ट मसल सेल्स के फाइबर्स है, इनको कुछ पकड़ने के लिए, बेसिकली पकड़ने यानी कि कुछ एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके। दैट इज द थेथरिंग इफेक्ट जो इंटरकैलेटेड डिस्क प्रोवाइड करता है इनको। तो थेथरिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है ताकि प्रॉपरली कंट्रैक्शन हो पाए हार्ट मसल्स फाइबर्स का
and the direction and strength of contraction. If they were just a loose bunch of fibers, it would have resulted in haphazard, weak, or directionless contraction of heart muscles chambers. तो बेसिकली यही बात है कि अगर ये जस्ट लूज फाइबर्स होते हैं, इंटरकैलेटेड इज बेसिकली लूज फाइबर्स होते हैं, तो वी कंट्रैक्शन होते हैं, डायरेक्शनलेस कंट्रैक्शन होता है, प्रॉपरली ब्लड जो है वो नहीं पहुंच पाता टू द एवरी सिस्टम. देन वी मूव, ये सेकंड था, एंड देन वी मूव टू द थर्ड विच इज वाल्व्स. वाल्व्स में हम क्या पढ़ते हैं? द टू वाल्व्स, एक सेट ऑफ वाल्व्स हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, जिसमें ट्राइकस्पाइड and mitral valves. Tricuspid is the valve between right and right ventricle, right atrium and right ventricle. Left and left ventricle में mitral valves. And semilunar valves, pulmonary valve and aortic valves. Pulmonary valves, right ventricle and right pulmonary artery, and aortic valves between the left ventricle and the aorta. So the function of valves is to unidirectional flow, maintain करना एक unidirectional flow. For example, अगर valve ऐसा है, ओके, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ एवी वाल्व्स का. फॉर एग्जांपल, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है. व्हेन एट्रियल प्रेशर इज मोर देन वेंट्रिकुलर प्रेशर, ओके, जब राइट एट्रिया का प्रेशर ज्यादा होगा राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर से, विल सी इट इन द कार्डिक साइकिल. तो ये वाल्व्स ओपन होंगे और ब्लड यहाँ पे फ्लो करेगा, ये वाल्व्स ओपन हो जाएंगे. लेकिन जब वेंट्रिकुलर प्रेशर ज़्यादा होगा एट्रियल प्रेशर से, तो ब्लड क्या चाहेगा कि वो बैक फ्लो करना चाहेगा, लेकिन ये वाल्व्स बंद हो जाएंगे. तो वाल्व्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि ये फ्लो को यूनिडायरेक्शन फ्लो रखना है. एक तो ये फंक्शन है, एंड सेकंड कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करना है, वो नहीं होने देना है. तो दे प्रिवेंट अ बैक फ्लो. तो फंक्शंस ऑफ वाल्व्स अगर मैं समराइज करूँ, यूनिडायरेक्शनल फ्लो एंड बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना. ओके. नोट दैट these valves operate on the basis of pressure gradient. वही तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्रेशर ग्रेडियंट की बेसिस पे valves वर्क करते हैं between the chambers and the vessels. So when there is a more atrial pressure than ventricular, it opens, and when there is a ventricular pressure more, AV valves get closed. And you know about it कि जब AV valves close होते हैं, so the first heart sound is generated. कमेंट में करना मुझे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड के. बेसिकली कंपेयर करना फर्स्ट एंड सेकंड को इन द कमेंट्स बिलो, बट विल से इट इन द लेटर वीडियोस एज वेल. So there is no issue about that. It's just for you, so that you can get more info about it. Then we have the coronary circulation. Coronary circulation is basically heart supplying the blood to itself. हार्ट को भी तो खुद को चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हार्ट को खुद को चाहिए. बट इफ यू से दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हार्ट में जाता ही है, पूरा ब्लड हार्ट में ही रहता है. सो व्हाई डोंट गेट इन ब्लड फ्रॉम दैट? व्हाई सेपरेट वेसल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस? सो द रीजन इज दैट जो मायोकार्डियम का थिकनेस होता है, फॉर एग्जांपल आई एम ड्राइंग द वेंट्रिकल्स हियर. ओके, मायोकार्डियम इज थिक. मायोकार्डियम इज थिक. इसमें जो ब्लड है, ये इतना न्यूट्रिएंट्स एंड सप्लाई नहीं कर पाता पूरे थिकनेस ऑफ द मायोकार्डियम को. तो दैट इज व्हाई एक इंडिपेंडेंट सर्कुलेशन चाहिए. द कोरोनरी वेसल्स रनिंग, कोरोनरी वेसल्स जो डीप जाते हैं इनटू द मायोकार्डियम ऑफ मस्कुलेचर, एक्चुअली हार्ट के मसल्स के अंदर जाके वेसल्स हैं जो सप्लाई करते हैं. तो दैट इज व्हाई इट इज नीडेड कि हार्ट का जो मायोकार्डियम इट इज थिक और उसको नहीं मिल पाता न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्लड जो चेम्बर्स में रहता है. And then we follow up about the innervation to the heart. Although heart is self-excitable tissue, it receives innervation from ANS or autonomic nervous system, which modify the cardiac activity to suit the bodily needs of the circulation. अब इसका मतलब ये है कि बेसिकली ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो विसरा को सप्लाई करता है. We know that heart self-excitable है. कोई नर्व का इम्पल्स नहीं आता जब बेसिकली कोई नर्व का इम्पल्स की वजह से हार्ट इज नॉट एक्साइटिंग. हार्ट इज एक्साइटिंग फ्रॉम इटसेल्फ. लेकिन एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसलिए है
कि जब हमें हार्ट रेट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करना है, कुछ सिचुएशंस में, फॉर एग्जांपल इन एक्सरसाइज वी वांट कि बॉडी की नीड ज्यादा है ऑक्सीजन की, so that at that point heart rate is increased and the cardiac output is increased. So we'll see in the further videos of it. So for the time being, you should know that heart is self-excitable but need basically it needs for ANS by which we can modify the activity. So basically, there are two supplies, sympathetic and parasympathetic. Parasympathetic is by vagus innervation, which is the 10th cranial nerve, and right vagus supply करता है SA node को, left vagus supply करता है AV node को. All right. And also 1.2 say here कि वेगस इनोवेशन सिर्फ कंडक्टिंग सिस्टम एंड एट्रिया को सप्लाई करता है, नॉट टू द वेंट्रिकल, सिग्निफिकेंट नहीं है उसका वहां पे, only to the atria and the conducting system. And the sympathetic supplies from stellate ganglion, fibers from the stellate ganglion, and the fibers innervate all over the heart, SA node, AV node, atria and ventricles, all over the heart parasympathetic supply करेगा, and basically the functions. Also, one point to consider here: parasympathetic is inhibitory to the heart, and sympathetic is excitatory to the heart. So later we move for the properties. हमने अब तक introduction ही study किया, but we move for the properties of cardiac muscles. So first is excitability. Cardiac muscle shows property of excitability. कि हार्ट मसल सेल्स एक्साइट कर सकता है खुद को, एंड इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन स्प्रेड हो सकता है ओवर टू द हार्ट, एंड कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है हार्ट. So that is excitability of the cardiac muscle. And contractility की basically cardiac muscles can actually contract and pump the blood with a certain force. Okay. So as the ventricular muscle contract, it pumps the blood into the vessels. So this contraction has a certain force. एक contraction एक certain force के साथ heart muscle cells contract कर सकते हैं, तो that is contractility, and blood reaches the inadequate amounts to the tissues. Next we have autorhythmicity, which is a pacemaker potential. There are two properties. If we break down the word autorhythmicity, इसमें दो words बनते हैं, auto and rhythmic. Auto means self excitation. Automaticity, self excitation मतलब हार्ट खुद से ही एक्साइट कर रहा है खुद को. ओके. तो हार्ट मसल सेल्स का बेसिकली क्या है, डीपोलराइज होते हैं, बेसिकली एक्साइटेड हो गए, एंड देन दे गेट रीपोलराइज. ओके. बट वापस से वो डीपोलराइज हो जाते हैं, एंड विल स्टडी, इसी में हम यहाँ पे इसे देखने वाले हैं. द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीचेज अ थ्रेशोल्ड बाय इटसेल्फ. कई बार से इम्पल्स की जरूरत नहीं है जिससे थ्रेशोल्ड रीच हो, खुद से ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड रीच करता है, जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. Due to special type of ionic currents and completes the depolarization. It happens in the rhythmic fashion at every end of repolarization. जब repolarization का end होने वाला होता है, okay, sorry for that, एक second. जब repolarization end होने वाला होता है, the membrane potential begins to rise spontaneously again to reach the threshold. Okay, so this is depolarization, and repolarization होने वाला होता है. There is a certain force, basically certain potential which rises the threshold, and again I'm sorry मैंने यहाँ पे proper नहीं बनाया उसे, but here you can see my drawing is not that good. In this figure you can see uh, this is called pre-potential or pacemaker potential. This this is the basically threshold level. This is the threshold level, and this causes the depolarization, and ये यहाँ पर हो रहा है repolarization. But end of repolarization you can see the threshold rises against the potential rises against to reach the threshold by itself. कोई बाहर से impulse नहीं आ रहा है, ये खुद से ही कर रहा है, and this causes the whole cycle again. So it shows the action potential cells that exhibit the autorhythmicity at every repolarization, membrane potential rises. Okay. So this is known as pre-potential or pacemaker potential.
It allows the heart to continue the beat forever, independently forever. ओके, तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ पेसमेकर में, दैट इज एसए नोड में ही होती है कि खुद से वो पेसमेकर पोटेंशियल, प्री पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। लेकिन सर्टेन कंडीशंस में एवी नोड के पास भी ये प्रॉपर्टी होती है, जिससे वो पेसमेकर की तरह काम कर सकता है इफ द एसए नोड फेल्स टू जनरेट द हार्ट rhythms, but heart beats forever. And next we have long refractive period या फिर plateau potential. Refractory period long है, क्या मतलब है इसका? Immediately after every excitation there is a time during which another excitation is not possible. मतलब एक बार हार्ट मसल्स एल्स एक्साइट हो गया, मतलब डीपोलराइज हो गया, तो वो क्या होगा? रीपोलराइज होगा, बराबर। लेकिन जब वो रीपोलराइज हो रहा है, अब वापस से डीपोलराइज नहीं कर सकते। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? मैं वापस रिपीट करता हूँ। हार्ट मसल सेल्स गेट डीपोलराइज, एक बार डीपोलराइज्ड हो गया, फिर वो पोलराइज हो रहा है। अब वापस से उसको उस स्टेज में डीपोलराइज नहीं कर सकते। जब रीपोलराइजेशन हो जाएगा, तभी हार्ट मसल सेल्स वापस से डीपोलराइज होंगे। बट ड्यूरिंग repolarization it is not possible. So that is the refractive period. So we'll see that cardiac tissue, especially the ventricular fibers, have long refractive period. जो basically ventricles के fibers है, ventricular fibers है, उसमें long refractive period होता है. And nerve के लिए it is about 1 milliseconds, and Purkinje fiber के लिए it is about 200 to 300 milliseconds. Refractive period determines what can be the maximum frequency of excitation of a tissue. Basically, अगर refractive period कम है, तो आप बार-बार फायरिंग कर सकते हो, बार-बार एक्साइट कर सकते हो उस टिश्यू को। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव पीरियड लॉन्ग है, so there is less chance to excite the tissue multiple times. For the figure we have action potential in Purkinje fiber, it shows plateau phase during repolarization. Due to the plateau phase, the action potential duration and the refractive period is much longer. ये थ्रेशोल्ड लेवल है, दिस इज द थ्रेशोल्ड लेवल। फिर डीपोलराइजेशन यू कैन सी, ये डीपोलराइजेशन है, एंड ये रीपोलराइजेशन यहाँ से यहाँ तक बेसिकली रीपोलराइजेशन ही हो रहा है। एंड रीपोलराइजेशन पीरियड इतना ज्यादा है कि आप वापस से यहाँ पे फायरिंग नहीं कर सकते एट दिस मोमेंट। ओके, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये रीपोलराइजेशन खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो बेसिकली पोटेंशियल आ सकता है जिससे ये थ्रेशोल्ड वापस रीच करे एंड वापस से ये डीपोलराइज्ड हो। एंड दिस पीरियड इज सो लॉन्ग, बेसिकली रिफ्रैक्टिव पीरियड इज लॉन्ग हियर। ओके, अब you can ask this question, what is the advantage of long refractive period? Due to the long refractive period, heart muscle cells cannot be stimulated at very high frequencies. अगर refractive period ज़्यादा है, तो बार-बार आप एक्साइट नहीं कर सकते हार्ट को। ओके, अब इसका एक ब्रॉडर कंसेप्ट ये है, अगर हार्ट मसल सेल्स बार-बार बेसिकली अगर एक्साइट होने लगे ड्यू टू द शॉर्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड, इससे क्या होगा कि वेंट्रिकल्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ब्लड कहाँ गया? बेसिकली रीच किया टू द टिश्यूज। बट जब ब्लड फिलिंग हो रही है इन द बेसिकली वेंट्रिकल्स में, जब ब्लड फिलिंग हो रही है, पूरी तरह से नहीं हुआ है, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, तब वापस किया, तो देर इज अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ ब्लड दैट रीचेस द टिश्यूज। ओके, तो कितना इरेगुलर पैटर्न बन जाता है ये कि पहले तो एक सर्टेन ब्लड यहाँ पर टिश्यूज पे पहुंच रहा है, फिर नहीं पहुंच रहा है, फिर पहुंच रहा है, फिर नहीं पहुंच रहा। इस सब को अवॉइड करने के लिए नेचर ने प्रोवाइड किया है लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड टू द वेंट्रिकल्स, बेसिकली टू द हार्ट मसल्स। ये बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है अबाउट इट। और इससे क्या होता है, लेट अस सी, लेट अस रीड इट। सिंस द रिफ्रैक्टिव पीरियड इज लॉन्ग, हार्ट मसल्स कैन गो नेवर गो इनटू टेटनस। टेटनस इज अ कंडीशन जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रहता है एंड इट इज नॉट एबल टू रिलैक्स। ओके, नॉट एबल टू रिलैक्स। जब बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन होता है, तब ऐसी कंडीशन होती है। ओके, so due to long refractive period, heart muscles cannot stimulate at high frequencies.
आप बार-बार स्टिमुलस नहीं कर सकते हार्ट को, मतलब आप स्टिमुलस देंगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा हार्ट, ठीक है? There will be always a significant sufficient time between the two successive stimuli for heart to relax. मतलब हार्ट रिलैक्स करेगा ही, हार्ट को रिलैक्स करना ज़रूरी है, ताकि वो वापस एक्साइट हो पाए। अगर वो रिलैक्स नहीं कर पाता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड कम है, बार-बार एक्साइट होता है, तो हार्ट एक ऐसे स्टेट में चले जाएगा जहाँ पे वो कंट्रैक्टेड ही है, वो रिलैक्स ही नहीं कर पा रहा। अब टाइम ही नहीं है सफिशिएंट टाइम टू रिलैक्स इट, so that will be condition of tetanus. So it will lead to basically cardiac arrest होगा हार्ट, लेकिन मतलब cardiac arrest is a different condition, but आई एम कोरिलेटिंग टू इट लाइक कि हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा कुछ, ब्लड पंप ही नहीं करेगा, so this is avoided by the long refractory period, so heart muscle cells will never fatigue by this also. It always gets sufficient time for recovery between two successive stimuli. एक बार फायरिंग किया, डीपोलराइज हुआ, रिपोलराइज भी हुआ, लेकिन फिर रिपोलराइज के आपको टाइम है उसमें, टाइम प्रॉपर है हार्ट को रिपोलराइज होने का, फिर वापस से फायरिंग एंड इट कंटिन्यूस रिलैक्सिंग, बेसिकली पीस इज मेंटेन्ड एट द हार्ट लेवल. Let us see the ionic basis of the action potential in heart. Under normal circumstances, there are two types of APs. Hence, two types of cells in the heart. एक तो slow response type and fast response type. बेसिकली दो टाइप के एक्शन पोटेंशियल हार्ट सेल्स में जनरेट होते हैं. तो दो टाइप के एक्शन पोटेंशियल है, तो दो टाइप के सेल्स भी होंगे यहाँ पे, जो वो रिस्पॉन्स वैसा शो करते होंगे. तो स्लो रिस्पॉन्स है, फास्ट रिस्पॉन्स है. स्लो रिस्पॉन्स का मतलब है कि स्लोली डिपोलराइज होगा, एंड फास्ट रिस्पॉन्स में रैपिडली डिपोलराइज. बेसिकली रिस्पॉन्स कर रहा है मतलब डिपोलराइज हो रहा है, राइट? तो लेट अस कंपेयर दिस टू. स्लो रिस्पॉन्स टाइप में वी हैव एसए नोड, एवी नोड, एंड फास्ट रिस्पॉन्स में पुरकिंजे फाइबर एंड वेंट्रिकुलर मसल फाइबर. जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियलिटी इज लेस नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, माइनस 55 to minus 65 millivolts, and RMP is more negative in the fast response type. Hence, amplitude of action potential is larger. इसमें जो एक्शन पोटेंशियल की ये जो वेव होगी, लाइक ये लॉन्गर होगी, क्योंकि बहुत नीचे से आपको लाइक ऊपर जाना है, लाइक माइनस 90 टू समथिंग पॉजिटिव लेवल. सो द ये एम्पलीट्यूड जो होगा, दिस इज वी नो द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, तो ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा इसमें, इसमें एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा नहीं होगा. SA node and AB node exhibit the autorhythmicity, and this do not, Purkinje fiber and ventricular do not have the autorhythmicity under normal conditions. A fast response fiber may get converted into slow type under certain circumstances. तो कुछ अगर circumstances यहाँ पे SA node और AB node नहीं काम कर रहा, so fast response can convert to slow response, and they will generate the autorhythmicity properties. They will possess it. So let us see the graph of it. So what are these numbers? Let us see for that also. The figure shows action potential in slow type cells. Slow response type cell है. Slow response मतलब depolarization is slow. Okay. And yeah, in the figure, basically 1, 2, 3, 4 represent the various ionic currents जो responsible है depolarize and repolarization के लिए. Okay, so let us start with the phase 5 here. phase 5 represent कर रहा है repolarization को. अब repolarization कैसे हो रहा है? जब पोटेशियम का efflux हो रहा है. The membrane is at this point is positive inside, but it want to get negative. Potassium is effluxing. पोटेशियम बाहर जा रहा है. Okay, so potassium is efflux. Okay, then we have phase 1. Phase 1. A membrane start to depolarize spontaneously. धीरे धीरे membrane is depolarizing. Potassium efflux रुक गया है, और potassium starts to accumulate inside the membrane. Depolarize continues further. Second stage में depolarization is continuing, and influx of sodium through funny channels. These sodium channels are hyperpolarization, activated cyclic nucleotide gated. These are the basically names of the channels. The influx of sodium is described as funny current.
बेसिकली एट दिस स्टेज थोड़ा-थोड़ा सोडियम अंदर आ रहा है। ओके, इससे क्या होगा? थ्रेशोल्ड विल रीच। ओके, द रीचिंग ऑफ थ्रेशोल्ड इज शोन बाय द 3। जब कैल्शियम भी आ रहा है, तो देयर इज पॉजिटिव इनसाइड मेम्ब्रेन। सिंस कैल्शियम भी अब यहाँ पे आ गया थ्रू द कैल्शियम टी चैनल्स, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द कि कौन सी चैनल्स है। सोडियम इज कमिंग थ्रू द सोडियम गेटेड HCN channels. Calcium is to the calcium T channel. This is sufficient for your exams. Like, you know the names of the channels. T is the transient channels. Depolarization above threshold. So in the fourth stage, depolarization threshold के ऊपर चले गया है and the depolarization state is achieved. So efflux of calcium efflux is continuing through the calcium L channels, and this complete the depolarization. So at this point, the depolarization is completed. Next, we have fast response time. So what are these numbers? Let us see again. Depolarization here. So the figure shows action potential in Purkinje fiber fast response time. Phase 0 is the rapid upstroke. Phase 0 में rapidly sodium is influxing through the fast sodium channels. अब इसमें क्या हो रहा है? सोडियम इन्फ्लक्स हो रहा है, बहुत ज्यादा सोडियम आ रहा है, सेल्स के अंदर सोडियम आ रहा है। So what will happen? Membrane will turn negative to positive, right? Depolarization is occurring at the phase 0. The depolarization is achieved. And from the phase 1, the repolarization is starting. Early repolarization by a potassium efflux start. And then this is the plateau phase. Plateau phase क्यों है? क्योंकि कैल्शियम अंदर आ रहा है by the slow calcium channels. And potassium efflux अभी भी हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि मेम्ब्रेन की जो काइंड ऑफ वोल्टेज जो चार्ज है वो मेंटेन्ड है, जितना इन हो रहा है उतना आउट हो रहा है अबाउट द ऑपोजिट चार्जेस। बेसिकली मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या था? मेम्ब्रेन वाज पॉजिटिव बाय द डीपोलराइजेशन। मेम्ब्रेन वाज पॉजिटिव बाय द डीपोलराइजेशन। अब इससे क्या हो रहा है? पोटेशियम बाहर जा रहा है ताकि नेगेटिव जनरेट हो। नेगेटिव इज जनरेटिंग एट दिस स्टेज, बट कैल्शियम अंदर आ रहा है, कैल्शियम पॉजिटिव लेके आएगा, तो नेगेटिव जितना जा रहा है और पॉजिटिव जितना आ रहा है, इट इज काइंड ऑफ इक्वलाइज एट दिस स्टेज ताकि ये प्लेटियो मेंटेन रहे अप टू दिस। एंड देयर आफ्टर इन द 3 repolarization actually start, calcium influx has stopped and potassium efflux is continuing. And at the fourth stage, this is the resting membrane potential and it is again ready to the depolarization. तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाटियो, अब ये प्लाटियो है, इसमें लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल है 200 to 300 milliseconds. This is what we were talking about, the long recovery or the long refractory period. Note at the end of repolarization, phase 4 is flat. Okay, so at the end of repolarization, membrane potential does not rise automatically to the threshold because यहाँ पे प्री पोटेंशियल या पेसमेकर पोटेंशियल क्यों नहीं जनरेट हुआ? क्योंकि ये फास्ट रिस्पॉन्स टाइप के सेल्स हैं, दैट इज Purkinje fiber and the ventricular fibers. This cannot generate by own. Okay, ये कौन कर सकता है? That is then that we told about in these cells do not have the property of autorenomicity under normal conditions. So thank you for watching this video. Um, please share this to your friends and I will continue this series of also let me comment down कि कैसा लगा explanation. Did you actually understood the topic? Thank you.